सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एक इंटरव्यू होता है जो 5 दिन चलता है, और ये इंटरव्यू इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है। हमारे साथ हैं दुर्गेश सिंह राठौड़ जी। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 61 हासिल की। मैंने कई एग्जाम भी निकाले हैं, जैसे हाँ। कि एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी जो निकाला उसमें मेरे 160 में से 150 नंबर थे। तो ये सब एग्जाम निकालने के बाद आपने कोई भी नौकरी ज्वाइन करने का नहीं सोचा? आपने बोला कि आप चौथे या पांचवे अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए हैं, जो कम परसेंटेज आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उनके लिए आप वन लाइनर मैसेज क्या होगा? फेलियर एक्सेप्टेड है, हार मानना एक्सेप्टेड नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आप? मैं भी एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से हूँ। उस टाइम जब मैं वहाँ पहली बार हवा में था, जब तो मैंने कॉकपिट को देखा प्लेन में और जमीन को देखा, फिर मेरे सपने खुल गए। इसके लिए कोई बड़ी कोचिंग की ऐसी जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। आप आजकल बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसमें आपसे बहुत पैसे ऐंठ रहे हैं। मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, घंटों रील्स देख रहे हैं, दिन भर उसको स्क्रॉल करोगे आप तो आपका दिमाग एग्जॉस्ट होने लगेगा। ये आजकल के बच्चों में ये भी बन गया है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतजाम देखेगी। जो शेरशाह मूवी है जो कैप्टन विक्रम बत्रा पे बनी, तो उनके पास प्रीति थी, मेरे पास कोई प्रीति नहीं है। क्योंकि देशभक्ति अपने आप में एक जुनून है, और अगर आप देश से प्यार करोगे तो वो कभी नहीं ठुकराएगा आपको। आर्मी का मतलब वो समझते हैं कि सिर्फ सैनिक। आर्मी में क्या क्या चीजें और भी हैं, बहुत कम लोग अभी जानने लगे हैं। माइंड में सोच तो लिया कि मुझे सोल्जर बनना है, जो शुरुआत पहला कदम कैसे रखें? क्योंकि एनसीसी जो मैंने बताया यूथ को ट्रेंड करती है, उसने एक दिशा दिखाई। जब मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग का, एनसीसी के थ्रू। जो भी अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए आप कहीं भी जाओ, देश हमेशा आप पहले होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। लगातार हम आपको राजनीति से लेकर हर क्षेत्र की खबर दे रहे हैं। देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको राजगढ़ का हाल। और आज हमारे साथ है जिन्हें की लाइफ एक अपने आप में मोटिवेशन है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरत रह जाएंगे कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। हमारे साथ हैं दुर्गेश सिंह राठौड़ जी। सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने यूपीएससी सीडीएस एग्जाम क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 61 हासिल की। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि ये थॉट कि आर्मी का मतलब ज्यादातर जो गांव से जो बच्चे हैं या जो अभी इतना ज्यादा समझते नहीं है, अभी 12th पास आउट हुए, आर्मी का मतलब समझते हैं कि सिर्फ सोल्जर उसमें होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो अभी समझ नहीं पा रहा है। तो आपको ये कैसे पता चला कि हाँ, इसमें मैं एयरफोर्स में भी जा सकता हूँ, नेवी में भी जा सकता हूँ, यूपीएससी का ये वाला एग्जाम होता है और उसको मैं दे करके एक लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ, अफसर बन सकता हूँ? ये थॉट आपके अंदर कहाँ से आया? जैसे कि मैं स्कूल में था तो मुझे बस कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि एक एनडीए एग्जाम होता है, किसी ने बताया कि सीडीएस एग्जाम होता है, इतनी खबर तो थी। बट ये नहीं पता था एग्जाम में क्या आता है, क्या करना है। जब आजन 12वीं मैंने यहाँ से अपनी क्लियर करी 12th क्लास, और मैं इंदौर गया था, वहां मैंने कॉलेज ले लिया था। जब जनरली सब पता है कि बीएससी कर लो, ये कर लो, तो मुझे भी इतना सब्जेक्ट का पता नहीं था, तो मैंने बीएससी ले लिया। बट मेरे अंदर ऐसा था कि एनसीसी को लेना है मुझे। एनसीसी का पार्ट मुझे था कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, चूज करना है। फिर वहां मैंने 1MP एयर स्क्वाड्रन है जो एनसीसी का एयरफोर्स का पार्ट होती है। एनसीसी भी 3 तरह की होती है, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। तो 1MP एयर स्क्वाड्रन जो एयरफोर्स की है वो मैंने वहां ज्वाइन करी। वहां से मुझे सब चीजों का पता चला, मुझे नए नए दोस्त बने। मैंने पहली बार जो ऑफिसर होते हैं एयरफोर्स के जो वहां थे पोस्टेड, उनको पहली बार मैंने वहीं पे देखा था। जब मुझे पता चला इनकी यूनिफॉर्म अलग क्यों है, ये बाकी जो सिपाही है जो है वो इनको सैल्यूट क्यों मार रहे हैं, ये क्या डिफरेंट है, मुझे वहां से ऐसा ख्याल आया कि यार ये कौन सी लाइफ है जो मुझे पता नहीं है। तो ये मुझे वहां से इनिशिएट हुआ कि अब कैसे करना है। और एक चीज ये कि जो आपने अभी एग्जाम दिया है, क्रैक किया है, आप इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि अभी आपने क्या है, क्यों आज हम आपके पास बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को इस बारे में थोड़ा सा एजुकेट। जी, ये मैंने एग्जाम जो अभी क्लियर करा है, जिसकी मेरिट में इन हो चुका हूँ, ये है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी द्वारा हर साल 2 बार कंडक्ट होता है। और इस एग्जाम के अंदर ट्राई सर्विसेज के लिए होता है। कुछ अकेडमी है, एयरफोर्स अकेडमी जो एयरफोर्स के लिए होती है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो आर्मी के लिए होती है, और इंडियन नेवल अकेडमी जो नेवी के लिए होती है, और एक और होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो भी आर्मी के लिए ही होती है। इनके अलग अलग एग्जाम का रिजल्ट में अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ये एक ऑफिसर बनने का एक जरिया है यहाँ से। फिर ये सबसे पहली स्टेज होती है इस एग्जाम की, जो मैंने क्लियर करी है। फिर इसका जो सेकंड स्टेज थी, जिसको बोलते हैं एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो एक इंटरव्यू होता है जो 5 दिन चलता है। और ये इंटरव्यू इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है, जिसका सक्सेस रेट 1% से भी कम है।
तो ये सेकंड स्टेज सबसे ज्यादा टफ ये बड़ी होती बात है ये, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और जो वो चाहते हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते जी। हैं। और उसके बाद जब ये जो क्लियर कर लेते हैं वो जाते हैं मेडिकल के अंदर, जो मेडिकल प्रोसेस होता है इसमें आपके बॉडी की हर चीज चेक होता है, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसको जो क्लियर करता है, जो परफेक्ट फिट है बॉडी के, फिर वो मेडिकल के बाद ऑल इंडिया मेरिट के अंदर आता है। मतलब जो सीट्स बची है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करूंगा जो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, उसकी सिर्फ 100 सीटें हैं इस वाली साइकिल में। तो सिर्फ 100 सीटों के लिए कंपटीशन हुआ है। उसके बाद इस मेरिट में मैं AIR-60 बन रहा हूँ। ये अच्छा। रहा है पूरा प्रोसेस। ये बहुत बड़ी बात है कि लाखों बच्चे, कितने बच्चे एग्जाम देते होंगे ये वाला? जनरली जो CDS में अराउंड 4.5 4.5 लाख के आसपास बच्चे जो 4.5 लाख बच्चों के एग्जाम में 61वें नंबर पे आना, ऑल इंडिया रैंक 61वें होना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इसके लिए बधाई। और आपने जैसे कि अभी चर्चा की एनसीसी के बारे में, जी। तो एनसीसी का क्या रोल रहा है इस सब चीज में, वो थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए। जैसे एनसीसी का मेरा शुरुआत से ये चीजें थी। जब एनसीसी में मैं अंदर गया, जनरली एनसीसी का काम ही होता है कि अपने देश के युवाओं को ट्रेंड करना और देश के प्रति समर्पित करना। ज्यादातर एनसीसी को बनाया इसलिए गया है कि बच्चे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ टिल्ट हो और अपनी देश सेवा में जाए। और जो भी व्यक्ति इसको ज्वाइन करता है वो कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेटेड रहता है अपने कंट्री की तरफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा हो, पुलिस हुआ, पैरामिलिट्री हुआ, कहीं भी सरकारी किसी भी नौकरी में रहा, तो वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा अपने देश के लिए। तो मेरा इसमें बहुत बड़ा रोल पार्ट था एयर एनसीसी में, जिन्होंने मुझे पूरा ग्रूम करा, मेरी पर्सनालिटी को और निखारा, मेरे अंदर और नई नई काबिलियत को उत्पन्न करा इनने। तो एनसीसी का बहुत बड़ा रोल रहा मेरी इस जर्नी में। अच्छा, एक चीज ये है कि जब आप इस जर्नी में होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, लगता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ पकड़ लेना चाहिए, कोई जॉब कर लेनी चाहिए। और दूसरा ये होता है कि दूसरे लोग सेटल होते दिखते हैं, अपने दोस्त आसपास के लोग, कोई बिजनेस सेट कर लेता है या फिर किसी और चीज में सेलेक्ट हो जाता है, तो अपन को ये नहीं लगता कि यार मुझे भी वो करना चाहिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, शिफ्ट बहुत जल्दी होते हैं। अगर लग रहा है कि यार आर्मी कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं यार दूसरे ने कल टीचर बन गया तो मुझे भी अब टीचर बनना चाहिए। तो ऐसे ये जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है, इस चीज से आप कैसे बचे? देखो, मैं भी एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से हूँ। मेरे पिता 2016 तक बस कंडक्टर थे, शुक्ला बस सर्विस जो नरसिंहगढ़ में चलती है उनके अंदर। फिर बाद में खेती को ज्यादा हमने विकसित करा और अभी हम किसानी करते हैं। आपके पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम है किशोर सिंह राठौड़, ग्राम बिसोनिया जी, जो सुठालिया के पास है। मतलब एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनके पिता जो है वो किसान हैं, एक समय में उन्होंने कंडक्टर का भी काम किया है, उसके बावजूद इन्होंने बहुत बड़े सपने देखे और आज पूरा किया है। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सपने मैंने देखे, मैंने भी सोचा था बीच में कि दूसरे एग्जाम कर लूं। मैंने कई एग्जाम भी निकाले हैं, जैसे कि MP पुलिस कांस्टेबल निकाला है, SSC CPO भी निकाला है मैंने। इसके अलावा SSC अपना कोस्ट गार्ड GD भी होता है सिपाही के लिए, वो भी निकाला है। पर कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी ने चेंज करा और मैंने तो ये सब एग्जाम निकालने के बाद आपने कोई भी नौकरी ज्वाइन करने का नहीं सोचा? मैंने सोचा था, मेरा प्लान हुआ था मैं SSC GD को ज्वाइन करूं ताकि मैं थोड़ा पैसे कमा लूंगा और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूंगा। बनना मुझे अफसर ही था, क्योंकि मैंने अपने आप की प्रतिभा को, मैंने अपने आप को समझा कि मेरे अंदर वो काबिलियत है जिससे मैं लोगों का बड़े स्तर पर रह के बहुत भला कर सकता हूँ। जो चीजें मैं निचले स्तर से नहीं कर पाऊंगा, एक अफसर बन के मैं बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने देश के प्रति। तो ये मैंने इसलिए डिसाइड करा था। बट फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट हुई थी हमारी फैमिली में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ टीचिंग बच्चों को पढ़ा दूं। बट मेरे जो ग्रैंड मदर है उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट करा कि अभी रहने दे, 1-2 साल है, तू अपने जो बनना चाहता है उस पर फोकस कर। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपकी इस पूरी जर्नी का? इस पूरी जर्नी में आप कहते हैं ना कि सबके पास एक लाइन होती है, एक कोई ना कोई बात होती है जो यहाँ चुभी रहती है और उसको वो मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे अब तो करके दिखाना ही है। क्या कारण है? जी, मैं जब एनसीसी में था तो ये 2022 की बात है। मैं एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप होता है एनसीसी वालों के लिए, एयरफोर्स के, वो मैं गया था ग्वालियर एयरफोर्स बेस के अंदर। हम एनसीसी बच्चों का एक कैंप हुआ था, जो एक मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं बेस के अंदर, ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि एयरफोर्स ज्वाइन करे, आर्मी ज्वाइन करे, इस तरह से। तो मैं वहां गया था, तो मैंने वहां पे सारे फाइटर जेट्स देखे। जनरली जो वहाँ मिराज जो फाइटर जेट है वो ग्वालियर में है, वहां मैं उनकी टेक्निकल लैब्स को देखा, सब चीज देखी। उस दिन ऐसे ही मैंने मम्मी को फोन लगाया कि मम्मा मैंने ये सब चीजें देखी है यहाँ पे। तो पता नहीं उस टाइम मम्मी के जो शब्द थे वो कुछ इस तरह से थे कि बेटे अपन छोटे लोग हैं, तू बड़े सपने देख रहा है। वो बात मुझे बड़ी दिल पे लगी
कि हाँ। मम्मी ने बोल दिया तो कैसे बोल दी ये बात। हाँ। तो वो एक तरह से मेरे लिए पहली मोटिवेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन यही थी। हाँ। और जो दूसरी मोटिवेशन थी वो एयर एनसीसी वालों को एक सोर्टी देते हैं, मतलब एक छोटा सा प्लेन है, उसमें बच्चों को घुमाते हैं 2 बार 3 साल के अंदर। तो जब मैं उस प्लेन में पहली बार बैठा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, हाँ। कभी प्लेन सिर्फ पिक्चरों में ही देखा था मैंने। हाँ। उस टाइम जब मैं वहां पहली बार हवा में था, जब पहली बार वो भी सरकारी खर्चे पे बैठा हूँ और हाँ। एज एन को पायलट की सीट पे, ओ। तो मैंने कॉकपिट को देखा प्लेन में और जमीन को देखा, फिर मेरे सपने खुल गए कि ये जिंदगी है, मुझे इसको पाना है। तो यही मेरी एक 2 मोटिवेशन बहुत हाई थी इस लाइफ के लिए। तो जो अभी बच्चे जो हैं आर्मी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, जी। उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं मिले, आपने इस पूरी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, साथ में जो बच्चे ये करने का सोच रहे हैं उनको क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रख करके आगे बढ़ना चाहिए? आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी में कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई बीटेक कर लिया तो नहीं जा पाओगे, आपने बीएससी कर लिया तो नहीं जा पाओगे। हाँ। मैं ज्यादातर ग्रेजुएशन एंट्री की बात करूंगा, एनडीए को अपन बाद में बात करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप नीट भी कर रहे हो, बट एज के अंदर होना चाहिए, सबके एक एज क्राइटेरिया है 24 और 26। इसके अंदर आप अगर डॉक्टर बनना हो तो आप बन जाओ, उसके बाद भी आप आर्मी में जा सकते हो अपनी सेवा के लिए। आप अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक के बाद भी आप जा सकते हो एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए, आप पायलट बन सकते हो। आपने बीएससी करा, आर्ट्स करा, आप उससे भी जा सकते हो। इन सब की जानकारी ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स ऐसे करके जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पे दे रखी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या होता है इनका। बस ज्यादातर मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप बैकअप प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे मुझे बीएससी का ही पता था जो जनरली यहाँ होता है, मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप बीटेक करके भी जा सकते हो। अगर मुझे बीटेक का मौका देते तो मैं वो भी करता, क्योंकि वो एक ऐसा रहता ना कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है, एक कंपनी में मैं काम करके पैसा कमा सकता हूँ, ताकि मुझे फाइनेंशियल इश्यू ना आए, मतलब आगे चल के। तो इसलिए मैं बैकअप प्लान को ज्यादा हाईलाइट करूंगा। आप बैकअप प्लान को एक रेडी करो और उसको एक आधार बना के आप अपने पहले सपने को उड़ान उड़ाओ। जो मैं समझा उसका मतलब ये है कि आप एक स्किल वाली कोई भी डिग्री करो, प्रोफेशनल डिग्री करो, ताकि ये कि अगर आप कल से कुछ अपने साथ हादसा होता है या नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बैकअप रहेगा कुछ ना कुछ, और जिससे आप पैसा कमा के आपका जीवन यापन कर सकते हैं। जी। और मैंने इसी तरह से अपना बैकअप बना लिया था। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल रिटर्न निकाला, एसएससी जीडी जो निकाला, उसमें मेरे 160 में से 150 नंबर थे। और मैंने भी सोचा था एसएससी जीडी कर लूंगा, क्योंकि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल देगी। और मैं उसको लेके मेरी थोड़े बहुत जो पैसे मुझे मिलेंगे, मैं अपने घर का ख्याल रख सकता हूँ और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने इसको एक आधार बना लिया था। पर मैं उसी के साथ साथ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो पैरामिलिट्री के लिए होता है, उस पर भी मैं फोकस कर रहा था। तो ये मैंने अपना बैकअप लिया था। बट बाकी लोगों के लिए जो मेरा सजेशन है, अगर आप लो भी कर रहे हो तो आप वो भी एक बैकअप बना लो, उसके बाद भी आप जैग एंट्री से जा सकते हो। बीटेक एंट्री के लिए नेवी खुला हुआ है, नेवी में सिर्फ बीटेक वाले ही जा सकते हैं, ज्यादातर एंट्रीज वही होती है बीटेक की। आर्मी में आपका और भी अलग सब्जेक्ट चल जाते हैं, पर नेवी के लिए अभी कुछ चेंजेस हुए हैं कुछ सालों में, जो सिर्फ नेवी से बीटेक वाले ही जा सकते हैं। तो ये मैं बैकअप पे इसलिए फोकस करूंगा कि जिस वर्ग से अपन है, जिस एरिया से अपन आ रहे हैं, किसान परिवार से, तो अगर आप बैकअप बनाओगे ना तो आपको कोई से भी हालात से आप कभी भी जुड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। आप मेंटली भी फ्री रहेंगे कि हाँ मेरे पास ये चीज है, मुझे इसके लिए कोशिश करनी है, लेकिन हाँ पीछे कोई ना कोई चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ आगे। दूसरी चीज ये है कि जब हम ये सब चीजें करते हैं तो कई बार मन होता है कि बस अब छोड़ दो यार, नहीं होगा, या कई एग्जाम्स होते हैं जब हम फेल हो जाते हैं या अच्छा नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में या स्कूल टाइम में अपना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बड़े सपने तो जो अच्छा स्कोर किया है वो देखेगा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे उन बच्चों को? मैं इस चीज के लिए बताऊंगा कि आपके जो आसपास के दोस्त हैं, आपका जो माहौल है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपको आगे बढ़ाने में। मैं जब था, मैंने भी एक टाइम पे सोचा था, क्योंकि एसएसबी एक ऐसा टफेस्ट इंटरव्यू है जिसमें आप वो बताते नहीं है कि आप में कहाँ क्या कमी रह गई। वो उसका एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, वो आउट नहीं करते, क्योंकि अगर बता दिया जाएगा तो बच्चा फिर झूठ बोलेगा वहां जाके। तो इसलिए वो रिजल्ट पूरा क्लियर नहीं करते, आपको सिर्फ यस और नो का तरह से जवाब होता है कि आप सिलेक्ट हो या आउट हो, बस। तो इसके लिए दोस्त बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैं ये चौथे और 5वें अटेम्प्ट में ये निकाला है मैंने भी सोच लिया था कि अब इस परिवार से हूँ, मेरे को चीजें संभालनी है बीच में। बट मेरा एक दोस्त था जो उसी दिन मैं जिस इंटरव्यू से आउट हुआ, 5वें दिन वो उससे पास हुआ। एयरफोर्स के लिए हुआ था वाराणसी में। उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब। और उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि यार मेरा दोस्त है, अब मैं भी करूंगा, इससे पूरी मदद लूंगा, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यस।
था तो सही, पर थोड़ा सा डाउन फील करा। पर दोस्त ऐसे मिले हाँ जो बहुत आगे तक थे और उनका हमारा साथ बना रहा। एनसीसी में बहुत अच्छे लोग थे मेरे साथ। हाँ और भी दूसरे दोस्त है कुछ समय बाद जो तीनों सर्विस से रिकमेंड हो गए। मतलब नेवी के लिए भी पूरा ये प्रोसेस निकाला, आर्मी के लिए भी निकाला, एयरफोर्स के लिए भी निकाला। अब इन सब चीजों का जनवरी से स्टार्ट है कोर्स। अब वो डिसाइड करेंगे मैं किस में जाऊं। हाँ तो ऐसे अच्छे लोग मिले और दोस्तों का बहुत बड़ा रोल पार्ट होता है जो आपके लिए एक पूरा बेस बनता है। क्योंकि दोस्त ही एक ऐसा है जो आपके दिल की भावना समझता है। पढ़ाई आप सब कर रहे हो, लेकिन दोस्त ऐसा होता है कि आपको पुश करके आगे ले जाता है। हाँ और आज मेरे दोस्त बहुत इंस्पायर्ड है और मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए अभी भी तैयार हूँ, करता हूँ, और उनकी हर हर समय में मदद करता हूँ। मतलब ये हाँ। तो जो मेरा सवाल था कि जिन लोगों को कम मार्क्स आ रहे हैं या किसी एग्जाम में फेल हो गए, आपने बोला कि आप चौथे या पांचवे अटेम्प्ट में जी इसको क्लियर कर पाए हैं, तो 3 बार आप पहले फेल हुए हैं, जी जिससे आपने सीखा है कि यार ये चीजें इस तरीके से बिगड़ी हैं। तो जी उन लोगों को जिनके कम परसेंटेज आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उनके लिए आपका सीधा सा वन लाइनर मैसेज क्या होगा? कि स्कूल के परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते। बस हाँ मायने वो रखता है कि आपका एक लेवल होना चाहिए। हाँ अगर आप 70% ला रहे हो तो आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में एक लेवल के परसेंटेज होना चाहिए। इम्प्रूव कर लोगे बहुत अच्छी बात है। हाँ अगर घट गए तो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक है। आप वो चीजों को इम्प्रूव करो, हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। मतलब हाँ और कोई जरूरी नहीं है कि आप 90+% ला रहे हो तो ही जा सकते हो। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो उसका 50% और 60% है इन चीजों का। तो ऐसा मायने नहीं रखता कि आपके नंबर कम है। मायने रखता है कि अपनी पर्सनालिटी क्या, आपने पढ़ाई के साथ और क्या क्या चीजें करी है अपनी लाइफ में। स्पोर्ट्स भी खेला हो, आप प्रोग्राम्स में भी मतलब पार्टिसिपेट करा है, नेशनल गए, डिस्ट्रिक्ट गए, स्टेट खेला है। ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती है आपके अभी अदर एक्टिविटीज। यहाँ एक चीज ये भी होती है कि जैसे कि बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया है, एक टेबल, एक कुर्सी और 4 जी किताबें। तो क्या उसका नुकसान होता है कि उसने लोगों से खुद को काट लिया है? कम दोस्त बनाना, समय को कि यार मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं कुछ खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने जाऊंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा, या फिर कोई मुझसे मिलने आएगा 2 घंटे अगर उससे मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या इस तरीके से टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, या फिर ये एक गलत चीज धारणा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये दोनों इसके पॉजिटिव वे भी है, नेगेटिव वे भी है। हाँ पॉजिटिव ये है कि आप ऐसे माहौल में हो जहाँ आपको डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है तो हम्म आप उनसे दूर रहो। हम्म और आपके दोस्त ऐसे हैं जो सेम फील्ड के हैं, हम्म उनके साथ आप जुड़ो, अपनी बातें बताओ और आगे हम्म बढ़ो। जैसे मैंने अपनी तैयारी करी है एक रूम में बैठ के और एक लाइब्रेरी जाके, जी सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल करके। वो भी हार्डली सब मिला के मानो 10-12 हजार का ही खर्चा हुआ होगा। इसमें मैंने कोर्सेज रिटर्न एग्जाम के लिए बार बार ले लिए। सीजीएल की मैथ्स पढ़ ली, जीएस अलग पढ़ रहा हूँ, यूपीएससी का। इसके लिए कोई बड़ी कोचिंग की ऐसी जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। आप आजकल बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है जिसमें हाँ आपसे बहुत पैसे ऐंठ रहे हैं। हाँ आप घर बैठे, आप इंडिया के अच्छे से अच्छे एजुकेटर से आप मोबाइल पे पढ़ सकते हो। तो आप अपना टाइम बचाओ। मैं भी एक कमरे में रह के पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस रखी है। मतलब मैं एक्सरसाइज भी करता था, हाँ गेम्स भी खेलता था, अपने हाँ दोस्तों से आधे घंटे 15 मिनट मिला बात करता था। हम्म पढ़ाई में भी 10 घंटे 8 घंटे बराबर देता था। हम्म फिर रूम में अपना खाना भी बनाता था। हम्म तो हर तरह से मैंने हर चीज अच्छा, को अपना बैलेंस करा। खाना खुद बनाया है आपने पढ़ते हुए भी? जी, मतलब ये मेरे को ऐसा था कि मैं खुद से आज से खाना बनाता हूँ तो ज्यादा हाँ हेल्दी रहूंगा। हाँ क्योंकि तबीयत खराब होना और प्रॉब्लम है आपके लिए। हाँ। अब अपने हाथ का खाना बना के खाओगे इसके तो लिए खुद टाइम निकालना ये बड़ी बात होती है जी कि आप इतनी 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, अपनी क्लासेस है, सब जी कुछ पूरा शेड्यूल है, उसके बाद खुद के लिए खाना भी बनाना है। जी। मेरा हम्म पूरा रूटीन ही एक अलग लाइफ पे था। मतलब हम्म थोड़ा मुश्किल था बट हमेशा मेंटेन करता था मैं। हम्म कि सुबह 7 बजे उठता था। सब बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, बट कभी मैं हो जाता है, वो चीज कोई जरूरी नहीं है। 7 बजे उठा, थोड़ा रेडी हो गया आधे एक घंटे। फिर अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मैंने चालू करी। न्यूज़पेपर, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। फिर थोड़ी 3-4 घंटे पढ़ाई करी। फिर खाना बनाया, फिर 4-5 घंटे फिर पढ़ाई करी। शाम को 6 बजे रनिंग पे गया, फिर खाना बनाया। ऐसे करते करते मेरा एक रूटीन बना के रखा था हर चीज का। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है कि बच्चों को एग्जाम्स के बारे में नहीं पता है कि कौन सा जी एग्जाम देना है, कब होता है, क्या होता है। जैसे कि IMA, AFA, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन जी एग्जाम्स में क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कर सकते हैं, जी। कब होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने जिक्र करा IMA, OTA, AFA। जी। ये जैसे अपने कॉलेज होते हैं ना, IITs वगैरह, यस। ऐसे ये ऑफिसर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट होते हैं। अच्छा। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो आर्मी की ओके होती है। ओके। और AFA जो है एयरफोर्स एकेडमी, जो एयरफोर्स के ऑफिसर ट्रेन करने के लिए होती है। अच्छा। इसके बाद OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो भी आर्मी के लिए भी होती है। और इसमें लड़कियां ही जा सकती है OTA के लिए। OTA के लिए। और INA जो जिक्र करा हुआ है इंडियन नेवल एकेडमी, जो जी। नेवी के लिए होती है।
तो एट द एंड सारे एग्जाम निकाले, एसएसबी निकाला, आपको जाना है इन्हीं कॉलेजेस में है जो ऑफिसर्स को ट्रेंड करेंगे अगले 1 साल 1.5 साल, डिपेंड करता है अलग अलग एंट्रीज के हिसाब से। अब इनकी जानकारियां इन सब की वेबसाइट बनी हुई है। ज्वाइन इंडियन आर्मी है, कैरियर इंडियन एयरफोर्स करके है, आप यूट्यूब है, आप सर्च करो इन पे, वेबसाइट पे जाओ, बाकायदा वहां लिखा हुआ है। यूट्यूब पे सर्च करो, आपको वहाँ सारी वीडियोस दे रखी है कि आप कैसे बन सकते हो, कौन सा सिलेबस है, क्या जरूरी है, क्या क्या पढ़ना रहता है, एग्जाम का पैटर्न है क्या है, कितने नंबर है, हर चीज दे रखी है। बस आपको यूट्यूब का एक सही इस्तेमाल करना है, इसमें आगे बढ़ने का सही इस्तेमाल करना है। अब जैसे आपने बोला कि यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना है, तो सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा रीजन बन गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, टाइम बहुत चल जाता है, घंटों रील्स देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब वो किसी से मिलते हैं तो कि यार क्या सोशल मीडिया बंद कर दें, क्या सोशल मीडिया बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, उससे उन्हें फायदा होगा, या फिर दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए, हर तरीके से फीमेल फ्रेंड्स से दूरी बना लेना चाहिए। आपने अपना कैसे जिया? आजकल के बच्चों में ये भी बन गया है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतजाम देखेगी वाली लाइफ, कि एक लड़की है अगर उसने धोखा दे दिया तो बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। एक चलता है मीम्स पर, सोशल मीडिया पर, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि सोशल मीडिया का जिक्र करूंगा मैं, अगर आप ऐसे सोशल मीडिया चला रहे हो और आप देखते हो स्क्रीन टाइम में आप 4-4 5-5 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। अब हाँ, दिन में 1-1.5 घंटा अगर निकल रहा है जिससे आप लोगों को पता चल रहा है अपने आसपास क्या चल रहा है, तो आप यूज कर सकते हो, पर आप मिनिमम रखो इस चीज को। दिन भर उसको स्क्रोल करोगे आप तो आपका दिमाग एग्जॉस्ट होने लगेगा, मतलब आप ज्यादा रील्स देख रहे हो जो अपने किसी काम की नहीं है। तो आपका ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है एक चीज को इतना लिमिटेड एक दिन में पढ़ने का, अगर रील ज्यादा देखोगे तो आपका फिर पढ़ाई में मन नहीं, आपको नींद आने लगेगी किताब के सामने। तो आप मेरे हिसाब से मिनिमम यूज करो। मैं तो जनरली हमेशा डीएक्टिवेट कर देता था, बीच बीच में कभी कभी चालू करता था। तो सोशल मीडिया को मैंने मिनिमम रखा। टेलीग्राम का इस्तेमाल करता था ताकि मुझे उस पे जो चैनल्स की पीडीएफ मिल जाए जो स्टडीज कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता था मैं, जो हमारे दोस्तों के पढ़ाई के ग्रुप बने हो उस पर ज्यादा फोकस करता था मैं। फालतू ग्रुपों में मैं रहा नहीं हूँ, और जो फैमिली से कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप वगैरह ऐसे इस्तेमाल करे हैं मैंने। और आजकल की जो जनरेशन आपने बताया, ठुकरा के मेरा प्यार, जैसे कि आप मैं जिक्र करूंगा जो शेरशाह मूवी है जो कैप्टन विक्रम बत्रा पे बनी है। यस। हाँ, तो उनके पास प्रीति थी, मेरे पास कोई प्रीति नहीं है। तो मैं ये बताऊंगा बिना प्रीति के भी आप यहाँ तक आ सकते हो। जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में प्रीति हो। तो ये चीज भी याद रखना कि जरूरी नहीं है कि किसी ने आपका प्यार ठुकराया या कोई लड़की आपके लाइफ में होगी वही मोटिवेशन का कारण बनेगी। सही है, क्योंकि देशभक्ति अपने आप में एक जुनून है। हाँ। और अगर आप देश से प्यार करोगे तो वो कभी नहीं ठुकराएगा आपको, आप हमेशा आगे ही जाओगे। देशभक्ति एक जुनून है, ये बड़ी बात है, ये आपने सही कहा। अब एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जब अपने यहाँ जो अभी जो छोटे शहर है, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, वहाँ जो गाँव से अभी बच्चे निकल रहे हैं, सभी को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है जी कि कौन सा एग्जाम है, कब एग्जाम होगा। भाई आर्मी का मतलब वो समझते हैं कि सिर्फ सैनिक सोल्जर ही आर्मी है। आर्मी में क्या क्या चीजें और भी हैं बहुत कम लोग अभी जानने लगे हैं, लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से काफी कुछ लोगों को समझ आने लगा कि ये चीजें भी हैं। आपके इंटरव्यू की वजह से कई लोग अभी और ज्यादा समझ जाएंगे। लेकिन उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुरुआत सबसे कठिन होता है। जैसे कि लोगों का माइंड में सोच तो लिया कि मुझे सोल्जर बनना है, लेकिन 2-3 महीने निकल गए हाँ बनना है। जो शुरुआत, पहला कदम कैसे रखें? सवाल ये है कि पहला कदम कैसे रखें? यस, जैसे पहला कदम ये, पहले आप अपने आप को समझो कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है। हाँ, आप इस चीज में कहाँ अपने आप को देखते हैं? जैसे मैं अपने आप को जब देखता था कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है और मैं क्या बनने पे अपने आप को कंफर्टेबल रखूंगा। जैसे मेरे अंदर था, मैं फिजिकली एक्टिव रहता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, ज्यादा कमजोर नहीं, बट हाँ मेरे 70% से 80% आते थे, पढ़ाई बैलेंस्ड थी। घर की जिम्मेदारियां करता हूँ, तो मैं अपनी स्किल्स को मैंने देखा कि मैं किसी ऑफिस वर्क में बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। एंजॉय तो है नहीं वो, बट मैं उसके लिए सुटेबल नहीं हूँ। आर्मी आपको ऐसे डाइवर्स करियर देती है जहाँ आप अपने स्पोर्ट्स में भी करियर डेवलप कर सकते हो, पढ़ाई में भी आगे जा सकते हो, IIM वगैरह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो अंदर जाकर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े जगह, मतलब इंडिया के हर कोने में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। हाँ। तो मैंने अपनी काबिलियत को देखा कि मैं इसके लिए बना हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार आर्मी मेरे को सही लग रही है, एक जुनून लगा। खुद को जज करो, खुद के बारे में समझो कि आप कहाँ अपने आप को देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं और किस चीज के लिए आप बिल्कुल नहीं बने हैं। हाँ, क्या आपकी स्किल्स है? मेरे अंदर है लीडरशिप स्किल्स,
स्कूल में मैं हाउस कैप्टन रहा, स्पोर्ट्स में मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेले हैं मैंने। तो उससे मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हुई कि मैं लोगों के साथ एक लीडरशिप अच्छा तालमेल बना के एक टीम को जिता सकता हूँ। तो ऐसे मैंने अपने आप को पहले पहचाना, फिर मैंने अपने जिस लाइफ को मैं चुन सकता हूँ उसको मैंने ढूंढा। इस तरह से मैंने अपना रास्ता स्टार्ट करा बेसिक से। एनसीसी का मैं बताऊंगा जनरली, क्योंकि एनसीसी जो मैंने बताया यूथ को ट्रेंड करती है, उसने एक दिशा दिखाई। जैसे मैंने बोला ऑफिसर बनना है वो है, तो मैंने बीच में सोचा था कि सिपाही के लिए ट्राई करूं, बट मेरे जो सीईओ है विंग कमांडर आदित्य सिंह पवार, जो उस टाइम सीईओ थे, अभी ट्रांसफर हो चुके हैं, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मेरी काबिलियत को एनसीसी में देखा। उन्होंने मुझे रोका कि तू हम एनसीसी या हम ऑफिसर बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा काबिलियत के बच्चे ऊपर जाएं, फिर वो देश में बदलाव ला सके, अपने देश की रक्षा कर सके। तो वहां से मैं मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैं कुछ कैंप गया, जब मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग का, एनसीसी के थ्रू। और एक गरीब परिवार से मैं एनसीसी की जो शूटिंग है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक गन की प्राइस और जो बुलेट्स की प्राइस वो महंगी होती है। तो एनसीसी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। इसके अलावा जो स्किट शूटिंग होती है 12 बोर की, उसमें मैंने अपने स्टेट, जो एनसीसी का स्टेट लेवल होता है, उसको रिप्रेजेंट करा नेशनल लेवल पे। फिर एक ड्रिल इवेंट होता है, हम ओवरऑल सेकंड थे ड्रिल इवेंट में। हम टीम, ये सब टीम वर्क है, आप अकेले नहीं है उसमें, टीम के साथ जीतना है। और जो हमारे पूरा एमपीसीजी डायरेक्टरेट था, ये 2022 में जो ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप था, उसमें हम ओवरऑल थर्ड थे। मतलब पूरी 17 डायरेक्टरेट नेशनल लेवल पे हम तीसरे स्थान पे हमने हमारे एमपीसीजी को लाके दिखाया था। हमारे दोस्त इतने थे कि हम साथ में पढ़ाई करते थे, अपने टीम को आगे लाने के लिए साथ में इवेंट करते थे। तो कहीं ना कहीं इस चीजों का रोल बहुत ज्यादा रहा है मुझे एक दिशा देने के लिए। तो ये सब था मेरे लाइफ में एनसीसी का। तो यहाँ अभी सबसे जरूरी ये है कि बच्चों को समझना होगा कि ये कितना कठिन है और क्या वो कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें बताइए कि एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस है, एसएसबी वगैरह, और जो भी इस एग्जाम और इस तरीके के एग्जाम्स के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जानने के लिए जरूरी है जी, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जो मैंने जो बताया, ये पूरा एग्जाम जो बना हुआ है ये साइंटिफिकली बना हुआ है और वो वेल प्रूव्ड है। तो मेन जो गेट होता है वो होता है एसएसबी इंटरव्यू। ये इंटरव्यू नहीं है, 5 दिन का टेस्टिंग प्रोसेस होता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं इस एसएसबी को देने के। आप रिटर्न एग्जाम देके आ सकते हो, जैसे सीडीएस का एक रिटर्न एग्जाम होता है, इसके बाद अगली स्टेज आपकी एसएसबी है। ऐसे ही एफकेट होता है जो एयरफोर्स अपने लिए कंडक्ट करवाती है, उसके बाद भी आप अगले रिटर्न निकालने के बाद आप एसएसबी जा सकते हो एयरफोर्स की। और नेवी जो होता है आजकल बीटेक ग्रेजुएट्स को बुला रहा है, जो उनके ग्रेजुएशन परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ जाता है, फिर वो एसएसबी के लिए बुलाते हैं। तो रास्ते बहुत अलग अलग है, पर जाना आप एसएसबी गेट के थ्रू ही, जो सेकंड स्टेज बनी हुई है। और एनसीसी का भी एक फायदा है, जैसे आपने एनसीसी करी, सी सर्टिफिकेट कर लिया, तो आप ये रिटर्न की प्रोसेस छोड़कर आप डायरेक्ट एनसीसी की एंट्री के थ्रू एसएसबी जा सकते हो। और सब साथ में ऑफिसर्स ही बनते हैं, बस आपके थोड़े से रास्ते बदल दिए वहां तक जाने के। तो जो इसमें मेन चीज है वो एक एसएसबी है। ये एक 5 दिन की टेस्टिंग प्रोसेस है और इसको अलग अलग स्टेज पे डिवाइड करा गया है। इसमें एक पहले दिन होती है फर्स्ट डे टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिटेक्शन टेस्ट। ओवरऑल इसे स्क्रीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहला मतलब जैसे मैं जनरली सीडीएस की बात करूंगा, जैसे कि 8000 लोगों ने एग्जाम निकाल लिया। अब ये जो 8000 लोग हैं, अब अगली स्टेज 2 एसएसबी के लिए जाएंगे। अब एसएसबी में के लिए जब ये जाएंगे ना, तो इनके एक एक स्लॉट्स आती है डेट्स कि एक दिन के लिए 150 रिपोर्टिंग है, इतने लोग आ सकते हैं। इस हिसाब से जैसे मेरे सीडीएस में हम थे 80 लोगों की रिपोर्टिंग थी, जो भोपाल बोर्ड में हुई थी मेरी। तो यहाँ पे हम 80 लोग गए अराउंड। तो पहले दिन का जो टेस्ट होगा उसमें भी कुछ लोग छटेंगे, और वो छट के जो बाहर हो जाएंगे, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग पास करेंगे, वो अंदर जाएंगे अगले 4 दिन के लिए, और बाकी बाहर हो जाएंगे। अच्छा। तो हम 70 लोग 80 लोग गए थे पहले दिन, और हम सिर्फ 28 लोग पहले दिन इन हुए। और बाकी रिमेनिंग जितने थे 30-40 लोग, वो सब बाहर हो गए थे। और अगले 4 दिन ये टेस्टिंग चला एसएसबी। वो भी अलग अलग सब डिवीजन है इसके। जो 3 चीजों का असेसमेंट होता है इसमें, जैसे मनसा, वचना और कर्मा। एसएसबी इन तीनों पे ही बेस्ड है। मनसा मतलब आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, आपके मानसिक विचार क्या है वो निकालेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो निकालता है, उनके अपने अपने तरीके हैं। फिर होता है वचना, मतलब 1-to-1 इंटरव्यू, जैसे अपन बातें कर रहे हैं ऐसे एक इंटरव्यू होता है प्रोफेशनल। अंदर आप जाओगे, आपसे कई सवाल करेंगे, आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, पढ़ाई, सब कुछ भी करियर रिलेटेड हर तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, नॉलेज बेस्ड हर तरह के। फिर होता है जीटीओ, कर्मा। कर्मा मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग, ऐसे जीटीओ करके होता है, कर्मा करके। इसमें 9 अलग अलग टेस्ट होते हैं जो आपको टीम के साथ करने हैं। 9 टेस्ट है, अब बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, मैं एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। इससे अच्छा आप इंटरनेट पे देखो, आपको इसकी सबकी जानकारी है, तो आप ये सब प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कि जो साइक टेस्ट है उसमें कितने टेस्ट होते हैं अंदर। साइक टेस्ट में भी अंदर कुछ टेस्ट होते हैं 4-5। ऐसे जीटीओ में भी 9 टेस्ट है, 8-9 टेस्ट है।
तो आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो, आपको इन टेस्ट के बारे में पता चलेगा। और इसको निकालने के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉलेज आप बिल्ड करो, अच्छी बात है, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी मानसिकता, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस दोस्तों के माहौल में आप रह रहे हो, वैसे आपकी मानसिकता हो जाएगी। जैसे आपने जिक्र करा था कि कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, हाँ। तो मैं इसको एक लिंक करूंगा आर्म फोर्सेस में कि आप ऑफिसर हो, कहीं कुछ लड़ाई चल रही है, अब आपको ऐसे प्रेशर एरिया में आपको डिसीजन लेना है, जहां आप अगर अधिकारी हो तो आपके सोल्जरों की जान आपके हाथों में, आपके डिसीजनों पे। तो वो यहाँ टेस्टिंग लेते हैं कि बच्चा इन टेस्टिंग में प्रेशर के बीच में, ग्रुप में, परेशानियों के बीच में क्या निर्णय लेता है। तो वहां का ये बेसिक असेसमेंट यहाँ इन टेस्टों से होता है। फिर उनकी मेहनत, उनकी ट्रेनिंग के बाद उनमें वो काबिलियत डेवलप कर देते हैं वो लोग। तो मेनली यही होता है कि आपके चैलेंजेस के बीच में आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, तो आपके थॉट कैसे, आप वहां जंग के बीच में डिमोटिवेट तो नहीं हो गए। आपको अपने जवानों को मोटिवेट करके अपने जंग जीत के आनी है और उनको सही सलामत लेके आना है। तो इस तरह से ये चीजें जरूरी है कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको लड़ना जरूरी है। लड़ना जरूरी, फेलियर एक्सेप्टेड है, हार मानना एक्सेप्टेड नहीं है। आखिरी दम तक निकलना उससे बाहर कि अगर मैं फेल हुआ चलेगा, मैं वापस ट्राई करूंगा। मेरे साथ भी हुआ, एक बार में नहीं हुआ मैं। पहले जो टेस्टिंग थी, पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट, जो 5 दिन की टेस्टिंग करके फेल हुआ था मैं, फिर अगली बार मैं पहले दिन ही आउट हो गया, अगले 2 अटेम्प्ट में पहले दिन ही बाहर था। फिर तीसरे और चौथे में मुझे सक्सेस प्राप्त हुई इसके लिए। तो कहीं ना कहीं मैं भी फेल, बहुत सारे एग्जाम हुआ। अब इस एग्जाम के अलावा दुनिया के सारे एग्जाम दे रखे हैं मैंने, एसएससी, जीडी, ये वो, कुछ पास किए, कुछ फेल हुए, सब मिलाओ तो 20-25 एग्जाम मेरे फेलियर है। पर मैटर वही करता है आपके आसपास दोस्त कैसे। जैसे दोस्त ने बोला कि यार अपन करके दिखाएंगे, मेरे दोस्त है, मैंने करा है, अब वो बहुत मोटिवेटेड है, आज जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और मैं 2 महीने यहाँ हूँ, उनसे रेगुलर टच में रहता हूँ मैं। अच्छा। मेरे जूनियर से एनसीसी में, वो बहुत मोटिवेटेड है। हम सारे दोस्तों ने, जो हम 4-5 लोग रिकमेंड हुए हैं इसी साल, मेरे एक सीनियर भी हुए एयरफोर्स से। मेरे अभी एक एनसीसी में एक लड़की है जो एनडीए से हुई, लड़कियों के लिए अब नई अपॉर्चुनिटी एनडीए, तो वहां से वो हुई। तो हम 5 लोग एक तरह से मोटिवेशन बने, हमारे 200-500 लोग जो एनसीसी के अभी हैं जुड़े हुए, तो वो एक मोटिवेशन ले रहे हैं, अब वो आगे मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग एक दूसरे से टच है, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि आप कैसे अपने आप प्रतिभाओं को बदलाव ला सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे उस तरह से बना सकते हो जो आप आगे ले जाए एसएसबी क्लियर करने के लिए। तो ये सब रहा है। तो जो आपकी सफलता है, आज आप इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो सफलता का श्रेय किन 4-5 लोगों को आप देना चाहेंगे कि इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया, और अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता? सबसे पहले तो गुरु, टीचर जो होते हैं, जो टीचर मेरे से स्कूल से जो लेके, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, स्कूल से लेके ग्रेजुएशन, एनसीसी के जो टीचर थे वहां तक, मैंने जिनसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करा, जिन जिन टीचरों से मैंने पढ़ाई करी, पहला श्रेय टीचर को जाता है, जिन्होंने मुझे दिशा दिखाई, मुझे मारा भी है, डांटा भी है। अरे ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिंसियर बच्चा था स्कूल में, बहुत डंडे खाए मैंने स्कूल में, और मतलब बहुत पनिशमेंट स्कूल में झेला है। दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, स्कूल से लेके यहाँ तक के, एनसीसी तक के सब दोस्तों को अपना अपना रोल मिल रहा है, और उनसे बहुत चीजें सीखी है मैंने। उनसे भी मस्ती होती थी, लड़ाई होती थी, पर हम साथ रह के हम एक टीम वर्क करते थे, जो मेनली मैंने हर पड़ाव पे वो टीम वर्क ही करा है, दोस्तों के साथ रह के। फिर जो एक और आता है, जैसे कि पेरेंट्स, वो हमेशा एक प्राइमरी चीज होती है, आपके माँ बाप। जो मैंने पहली मोटिवेशन मम्मी की बताई थी, ऐसे मेरे पिता, जिन्होंने बहुत मेहनत करी मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और आज भी वो कर रहे हैं, और उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार मेरे को ये हालात बदलने जीवन में, भले मैं कितनी जी जान लगाना है मुझे, पर ये समय इन्होंने जो लिया, इनको एक गिफ्ट देना है लाके। जो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, उनके चेहरे की जो खुशी और उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। AIR 61 आया, वो मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। जो 100 आया, वो भी मेहनती था, जो आउट हुए वहां तक आए, वो भी मेहनती है। वो सब दोस्त मेरे लिए वही बराबर है, मेरे बराबर। लेकिन जो खुशी मुझे मिली, जो मेन थी, वो मेरे दोस्तों की, मेरे पेरेंट्स की, जो मेरे गाँव वाले हैं, उन सब की आंखों में, परिवार वालों की आंखों में जो खुशी मिली, जो एक दिशा मैंने उन्हें दी है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता, बस उनकी जो खुशी है वो मायने रखती है। एक बड़ी बात है कि आप एक गांव से, एक छोटे गांव से निकलकर, इन पारिवारिक परिस्थितियों को झेलकर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं, और लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे पहुंचे हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। एक लास्ट मैसेज जो हमारे यूथ को है, एक आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, कि क्या मैसेज वो हमेशा अपने दिमाग में रखें? क्या वो 2 लाइन है जो उनको याद रखना है और आगे बढ़ना है, क्षेत्र कोई सा भी हो, सिर्फ आर्मी के बच्चों के लिए नहीं, जो भी अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए आप कह रहे हैं? मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, देश हमेशा पहले होना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, किसी भी, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, आप लो कर रहे हो, आप
पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप सिविलियन हो, कुछ भी कर रहे हो आप, पर कहीं भी आप खड़े हो तो आपको कभी ऐसा लगना चाहिए अगर मेरे देश का नाम अगर नीचे हो रहा है, लाखों की भीड़ देश के खिलाफ है, लेकिन आप अपने देश के हित में हो, तो आप में इतना जज्बा होना चाहिए कि आप लाखों भी खड़े हो ना तो आप उनसे लड़ जाओ। मैं अपने अंदर एक ही लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आजकल माहौल बदल रहा है, जात धर्म इन चीजों में बहुत सारी चीजें हो रही है और जो गलत है। देश प्रेम सबसे पहले होना चाहिए, आप धर्म जाति सब बाद में, देश प्रेम सबसे सर्वोपरि। हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि। तो बच्चा भी है, आपको लग रहा है कि इसने अपने देश के खिलाफ किसी ने ऐसा बोल दिया था, आप उसका विरोध करो, भले वो कोई भी व्यक्ति हो, देश से ऊपर नहीं है वो, भले कोई से भी बड़े लोग हो, मैटर नहीं करता, अगर देश के खिलाफ गए तो वो सही नहीं है और आप उसका आज विरोध करो। कहीं भी रहो, आप यूथ रहो, स्कूल के बच्चे रहो, कॉलेज के यूथ रहो, वो भी सही है, बड़े लोग बन गए तो भी अच्छी बात है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, बट देश को हमेशा आप आगे रखो। मेरा बस यही कहना है। अपना काम ईमानदारी से करो, आप जो भी हैं। हाँ, देश के प्रति, देश के लिए हित कर रहे हो तो ईमानदारी तो आपको लेके चलनी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। पुलिस में हैं, आप वकील हैं, आप पत्रकार हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, बस ईमानदारी रखें। हाँ, देश को चलाने के लिए इन सबका योगदान जरूरी है। जब भी ये डेमोक्रेसी चल पाएगी। हर व्यक्ति का अपना रोल है, लेकिन आप उसको ईमानदारी से रखो। आप जो भी कर रहे हो, लेकिन कभी अपने देश के सुरक्षा के खिलाफ, कभी ऐसा लग रहा हो कि आप देश के खिलाफ जा रहे हो, तो आप हमेशा अपने आप को रोको, क्योंकि आप गलत करोगे तो आप कहीं ना कहीं एट द एंड आर्मी के हाथ आओगे। आप आज चले गए, कल आ गए, हमें वहां मिलेगा, हम वहां किसी के जात धर्म और कुछ नहीं देखते हैं। मतलब जो मैं बनूंगा, मैं वहां देखता हूँ कि ये मेरे देश के हित में है या खिलाफ है। हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, आर्मी में जो है अफसर वो करते हैं, जो यूथ भटक जाते हैं JNK से जो भी जा रहे हैं, उनको एक बोलते हैं कि आप वापस आ जाओ। उनको बहुत लोग हुए भी हैं, उनको यही वार्निंग होती है कि आप प्लीज वापस आ जाओ, ट्रैक पे, गलत रास्ते पे मत जाओ, चले भी गए तो आप वापस सुधरो, पर देश के खिलाफ मत जाओ, आप हमेशा देश को आगे रखो। बस मेरा यही मैसेज है उनके लिए। तो ये हमारे साथ थे दुर्गेश सिंह राठौड़ जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बताया कि क्या कुछ उनकी जर्नी रही है, किस तरीके से इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई आपका, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। इससे बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जर्नी के बारे में, इस रास्ते के बारे में बता सकूं। क्योंकि मेरे पास भी इस तरफ बढ़े और मेरे क्षेत्र से अगर लोग जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मेरे पास भी अभी समय कम है, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से। तो 1-1.5 महीने ही मैं नरसिंहगढ़ में हूँ और इस एरिया में हूँ। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़े और मैं जैसे भी मुझे समय मिलेगा, मैं हर व्यक्ति की मदद करूंगा, उन्हें एक रास्ता बताऊंगा। आप सभी को हम बता दें कि 1-1.5 महीने के लिए नरसिंहगढ़ में है और अगर आप कुछ भी जानकारी चाहिए तो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, तो एक बार इनसे मिल सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि नरसिंहगढ़ को लेके हमने कोई सवाल नहीं किया कि नरसिंहगढ़ के लोगों के लिए, नरसिंहगढ़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारे नरसिंहगढ़ में मतलब लोगों के अंदर, पूरे राजगढ़ जिले की बात करता हूँ, काबिलियत बहुत है, जुनून है, गुस्सा है, सब तरह की चीज है, लेकिन उन्हें एक दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है कि आपको अपनी काबिलियत, अपने गुस्से को आप कहाँ लगाना है। मेरे अंदर भी गुस्सा था जब मैं यहाँ था, बट मुझे NCC ने एक रास्ता बताया कि देश के प्रति अपना वो दिखाओ, जुनून, असली ताकत वही है। आप यहाँ से एक रास्ता दिखाओ ताकि वो सही जगह लग जाए। बस एक ही कमी मुझे लगती है कि दिशा की, जो यहाँ अभी कमी है आज के युवाओं में। आज के युवाओं गलत संगति में ज्यादा बढ़ रहे हैं, नशे में इन चीजों में। जैसे आपने लड़कियों का जिक्र करा, ये हर व्यक्ति के साथ इस उम्र में होता है, लेकिन आपको समय से संभाल के चलना है। ये चीजें आपको बाद में भी मिलेगी। एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, घर परिवार, अपने आने वाली पत्नी, जिससे भी प्रेमिका आप जो हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनो और आगे बढ़ो। असली चीज वही है, आप जब एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति बन सकते हो लाइफ में, यही है बस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छी बातें हुई हैं और लगता है कि इससे काफी लोगों को मदद मिलेगी इस इंटरव्यू, इस पॉडकास्ट से। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।